आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट यानी वसा, तेल और अपमार्जक। इसको हम एक कॉमन ग्रुप में रख सकते हैं जिनको हम कहेंगे लिपिड्स। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे लिपिड्स क्या होते हैं। Lipids are the group of biomolecules which are high molecular weight esters, hydrophobic in nature, insoluble in water but soluble in non-polar solvent। यानी लिपिड्स ऐसे जैव अणु का समूह होते हैं जो कि उच्च अणुभार वाले एस्टर, जल विरोधी तथा जल में अविलेय व अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। तो अब हम लेते हैं लिपिड्स का क्लासिफिकेशन। हमने शुरू में ही बताया है ये क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट एस्टर्स होते हैं और हाइड्रोफोबिक यानी जल विरोधी होते हैं। तो इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स या व्युत्पत्तित लिपिड्स। एस्टर किन किन से मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड और एल्कोहल। तो सिंपल लिपिड्स क्या होंगे? फैटी एसिड और एल्कोहल से मिलकर बने हुए होते हैं। इनको हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, नेचुरल फैट और वैक्सेस। नेचुरल फैट्स में फैटी एसिड पार्ट होगा और एल्कोहल कौन सा वाला होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ट्राईहाइड्रिक मींस इसमें एक ही मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। इसका मतलब है इससे 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। और वैक्सेस में क्या होता है? फैटी एसिड के साथ लॉन्ग चेन एल्कोहल्स होते हैं, यानी इसमें एल्कोहल मोनोहाइड्रिक होता है। फैट्स में कैसा होता है एल्कोहल पार्ट? ट्राईहाइड्रिक, इसलिए इन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। और वैक्सेस में एल्कोहल पार्ट मोनोहाइड्रोक्सी होता है। एक बात और बताते हैं, फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड्स। नेचुरल फैट्स को दो तरह से हम फिर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संरचना के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। संरचना के आधार पर हम इनको सिंपल ट्राइग्लिसराइड और मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, ग्लिसरॉल कैसा होता है? ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है, यानी एक मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं। अब यदि ये फैटी एसिड तीनों मॉलिक्यूल एक से हैं तो अब हम उसे सिंपल ट्राइग्लिसराइड कहेंगे, और यदि ये मॉलिक्यूल फैटी एसिड के अलग अलग प्रकार के हैं तब उसे हम मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर हम इनको दो भागों में बांटते हैं, ऑयल्स और फैट्स। ऑयल्स ऐसे ट्राइएस्टर होते हैं जिसमें फैटी एसिड पार्ट अनसैचुरेटेड या असंतृप्त होता है। यानी ये देखिए, इन दोनों से क्या बनाया? ट्राइएस्टर। अब इसमें यदि ये फैटी एसिड पार्ट अनसैचुरेटेड होता है तब तो हम उसे ऑयल कहते हैं, और यदि यही फैटी एसिड पार्ट सैचुरेटेड होता है तब उसे हम फैट कहते हैं। ऑयल्स कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं और फैट कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड लिपिड। इस कंपाउंड लिपिड में सिंपल लिपिड के साथ कोई अन्य अणु या ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड में इन ट्राई एस्टर के साथ फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, ग्लाइकोलिपिड में ट्राई एस्टर के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट इज डिराइव्ड लिपिड, यानी सिंपल लिपिड की ही हाइड्रोलिसिस के पश्चात जो हमको प्राप्त होगा उन्हें हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। यानी डिराइव्ड लिपिड्स फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड डिराइव्ड लिपिड्स। जैसे इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा? फैटी एसिड प्राप्त होगा और एल्कोहल प्राप्त होगा। अब हम इनकी हाइड्रोलिसिस अधूरी कर दें, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करें, तो इन ट्राइग्लिसराइड से हमको क्या क्या प्राप्त होगा? मोनोग्लिसराइड भी प्राप्त हो सकता है और डाइग्लिसराइड भी प्राप्त हो सकता है।
तो हमें हाइड्रोलिसिस के पश्चात क्या क्या प्राप्त होगा? फैटी एसिड, फैटी अल्कोहल, मोनो एंड डाइग्लिसराइड। इसमें सामान्यतया यूज होने वाले फैटी एसिड 3 प्रकार के होते हैं। स्टीयरिक एसिड C17H35COOH, ओलेइक एसिड C17H33COOH और पामेटिक एसिड C15H31COOH। कैसे पता लगेगा कि कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और कौन सा सैचुरेटेड? तो आपको पता होगा कि सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है CnH2n+1COOH। तो जैसे हम इन दोनों में देखें कि कौन सा सैचुरेटेड होगा और कौन सा अनसैचुरेटेड, तो 17 दूनी 34 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 35, यानी यह सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, अतः यह सैचुरेटेड नेचर का होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, अतः इसमें कहीं एक डबल बॉन्ड, यानी यह अनसैचुरेटेड प्रकृति का होगा। इसको देख लेते हैं, 15 दूनी 30 प्लस 1 यानी 31, यानी यह भी सैचुरेटेड या संतृप्त प्रकृति का होगा। अब हम देखते हैं प्रेपरेशन ऑफ ऑयल और फैट। ऑयल और फैट किसके बने हुए होते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। अब इसमें फैटी एसिड हम सेम भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने तीनों डिफरेंट फैटी एसिड्स लिए हैं। कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ये बनाएगा ट्राइग्लिसराइड। यदि हम एक से प्रकार के लेते हैं तो हम उसे सिंपल ग्लिसराइड कहते हैं। जैसे इसमें तीनों फैटी एसिड मॉलिक्यूल सेम है, ये है ट्राइस्टेरिन, और इसमें हमने तीनों फैटी एसिड अलग अलग लिए हैं, अतः यह एक मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड है। अब हम ऑयल का क्लासिफिकेशन यानी तेलों का वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल यानी जो वनस्पति से प्राप्त हो, इनको हम पुनः 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल और ड्राइंग ऑयल। नॉन ड्राइंग ऑयल का उदाहरण है मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल। इसको आप खुला भी छोड़ दीजिए तो यह सूखता नहीं है। सेमी ड्राइंग ऑयल जैसे कॉटन सीड ऑयल, इसको यदि हम खुला छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद ड्राई होगा और कम ड्राई होगा। और ड्राइंग ऑयल जैसे अलसी का तेल या लिनसीड ऑयल, यह खुला छोड़ने पर एक हार्ड लेयर बना देते हैं। एनिमल ऑयल्स जैसे कॉड लिवर ऑयल और व्हेल फिश ऑयल। फैट्स को भी हम उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, वेजिटेबल फैट और एनिमल फैट। वेजिटेबल फैट का उदाहरण है कोकोनट ऑयल। इसमें फाइटोस्टेरॉल्स पाए जाते हैं, यानी स्टेरॉल प्रेजेंट इन फैट्स प्लांट्स आर नोन एज फाइटोस्टेरॉल्स। इनके निडल शेप क्रिस्टल होते हैं या सूच्याकार शेप के क्रिस्टल होते हैं। एनिमल फैट होते हैं बटर या फैट ऑफ पिग। इनमें कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं और यह ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। अब हम फैट्स और ऑयल की फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। आप अपने मन में 2 चीजें दिमाग में रखें, एक तो ऑयल जैसे ग्राउंडनट ऑयल और एक घी, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ पाएंगे। लिक्विड होते हैं या यह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे ग्राउंडनट ऑयल लिक्विड होता है और घी जो है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये फैट्स और ऑयल कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होते हैं यदि ये शुद्ध अवस्था में हो, यानी यह रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होते हैं यदि यह शुद्ध अवस्था में हो। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि घी तो बहुत टेस्टी होता है और यदि इसमें हम कोई चीज बनाए तो बहुत स्वाद बनती है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें कलर और फ्लेवर बाहर से ऐड किया जाता है। इसमें जैसे बटर का येलो कलर कैरोटीन पिगमेंट के कारण आता है और टेस्ट के लिए इसमें 2 चीजें ऐड की जाती हैं, डाई एसिटाइल या 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटेनॉल। जैसा कि आप जानते हैं कि यह घी व तेल
वाटर में इंसॉल्युबल होता है और पानी से हल्का होता है। यदि आप पानी में डाल दें तो ऊपर तैरता है। यह सोप और जिलेटिन के साथ इमल्शन बनाता है। यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर या कुचालक होता है। तभी जो मोटे लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत फैट की लेयर होती है, उसके कारण उनको ठंड कम लगती है, क्योंकि यह इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसकी रासायनिक गुणों को हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फैट्स और ऑयल क्या होते हैं, ट्राई एस्टर्स, यानी इसमें एक तो एस्टर ग्रुप होगा, तो इसकी अभिक्रियाएं एक तो एस्टर ग्रुप की अभिक्रियाएं होंगी और दूसरा उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यदि है तो डबल बॉन्ड की अभिक्रियाएं होंगी। एस्टर ग्रुप की अभिक्रियाओं को हम हाइड्रोलिसिस और सैपोनिफिकेशन के अंडर हेड स्टडी करेंगे और रिएक्शन ऑफ डबल बॉन्ड हम एडिशन व ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तहत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आती है हाइड्रोलिसिस एंड सैपोनिफिकेशन। यदि हम ट्राइग्लिसराइड्स यानी फैट्स या ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस करें तो यह दो भागों में ब्रेक होगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। यहां हमने ये दो मॉलिक्यूल इसलिए दिखाए हैं क्योंकि ये एक मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड है। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल अलग है और ये दोनों फैटी एसिड के मॉलिक्यूल सेम है। तो ये दोनों, यहाँ ये फैटी एसिड मिलेगा और ये वाला एक हमको अलग फैटी एसिड मिलेगा। यदि हम माध्यम क्षारीय रखते हैं, जैसे NOH की प्रेजेंस में, इसी फैटी एसिड का क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाएगा। और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हमारा क्या कहलाता है, सोप। इसलिए हम इस प्रक्रिया को कहते हैं सपोनिफिकेशन। यानी यदि क्षार की प्रेजेंस हो तब हाइड्रोलिसिस हमारी सपोनिफिकेशन कहलाती है। Next is hydrogenation. Hydrogenation is a process that uses hydrogen gas to change a liquid vegetable into margarine. This is also called as hardening of oil. यानी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। यानी ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इसलिए हम इसे ऑयल की कठोरता यानी हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं। अब ऑयल में तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड होता है, तो हमने यहाँ क्या लेंगे, हम कोई भी डबल बॉन्डेड ऑयल लेंगे, जैसे ट्राइओलीन। इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये पूरी तरह से यहाँ पर संतृप्त हो गया। इसका यह फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्या होगा, C17H35, और यहाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, C17H33। तो ये क्या है, ट्राइओलीन, और यहाँ क्या है, ये ट्राइस्टीयरिन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजन से लिसिस यानी टूटना, यानी ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन, और इसके फलस्वरूप हमको ग्लिसरॉल व लॉन्ग चेन एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। यानी हमें एसिड न मिलकर हमको क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। These long chain alcohols are used for manufacturing of detergents, यानी अपमार्जकों को बनाने में हम इन लॉन्ग चेन एल्कोहल्स का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिया है, ट्राइस्टीयरिन। इसकी रिएक्शन हमने कराई है हाइड्रोजन के साथ कॉपर क्रोमेट की प्रेजेंस में, क्रोमाइट और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो ये क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल बना दिया, और ये बनाएगा C17H35 CH2OH। यदि ये COOH होता तब हम इसे क्या कहते, स्टीयरिक एसिड। लेकिन अब हम इसे क्या कहेंगे, ये COOH ना होकर इसने क्या बनाया है, CH2OH। अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 17 और एक 18, तो हम इसे कहेंगे ऑक्टा डेकानॉल। डेका मीन्स 10, ऑक्टा मीन्स 8, यानी कार्बन कितने हो गए, 18 कार्बन का एल्कोहल।
तो इसका नाम हो जाएगा N-octadecanol। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हेलोजन टू फैट इज नोन एज हेलोजिनेशन। इसमें क्या होना चाहिए, एडिशन हो रहा है तो फैटी एसिड कौन सा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड। जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां हेलोजन ऐड हो जाता है। तो इस रिएक्शन का उपयोग हम इसलिए पता लगाने के लिए करते हैं कि ऑयल व फैट में कितना अनसैचुरेशन है। तो देखिए ये हमने मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल लिया है, वही ट्राइओलिन। I2 यानी आयोडीन की हमने रिएक्शन कराई है, तो ये डबल बॉन्ड खुल गया और एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया और एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया। इसी तरह से यहाँ डबल बॉन्ड खुल गया, एक आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन यहाँ। इसी तरह से यहाँ भी डबल बॉन्ड खुल गया और एक आयोडीन यहाँ और एक आयोडीन यहाँ बन जाता है। हम यहाँ पर फ्लोरीन व क्लोरीन की बजाय केवल आयोडीन लेते हैं क्योंकि आयोडीन कलर्ड होती है, तो जब ये रिएक्ट कर जाती है तो बाद में ये कलरलेस कंपाउंड बनाती है। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ ऑयल। Some oil dry in air, for example linseed oil, convert into thin hard layer। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि वेजिटेबल ऑयल तीन तरह के होते हैं, नॉन ड्राइंग, सेमी ड्राइंग एंड ड्राइंग ऑयल। इनकी केमिकल रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन मोटा मोटा यदि हम समझना चाहें तो इसमें डबल बॉन्ड पर तो पॉलीमराइजेशन होता है और मिथिलीन कार्बन पर ऑक्सीडेशन होता है। This process is used in the preparation of paints and varnishes or to promote drying. Some catalysts like lead, for example litharge or cobalt salts are added। यानी ड्राइंग प्रक्रिया को एक्सेलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए उसमें कुछ लेड या कोबाल्ट के सॉल्ट कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि मिथिलीन कार्बन पर किस तरह से ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए ये पहले एक चेन थी, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां आ जाए तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या बना देगा, OOH। ये वाली चेन एक दूसरी सिंपल चेन से रिएक्ट कर रही है, तो ये भी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा और इस जगह भी क्या आ जाएगा, OOH। ये OOH और ये OOH, इन दोनों से H2O मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए, तो ये यहाँ देखिए ये इस तरह से ये बन जाता है। इसी प्रकार ये दोनों डबल बॉन्ड भी आपस में पॉलीमराइज हो सकते हैं। ये ओपन होगा तो ये एक ऊपर वाली चेन से बॉन्ड बना लेगा और ये वाला कार्बन नीचे वाली चेन से बॉन्ड बना लेगा और इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी या विकृत गंधिता। Rancidification is a process of complete or incomplete oxidation or hydrolysis of fats and oils when exposed to air, light or moisture or by bacterial action resulting in अनप्लीजेंट टेस्ट और ओडर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, आइए इसको हम दो तीन भागों में तोड़कर इसको समझते हैं। यानी ऑयल व फैट्स को जब हम वायु व नमी की उपस्थिति में काफी समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल यानी विचित्र दुर्गंध आने लगती है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस होती है, यानी ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोलिसिस होगी और जिसके फलस्वरूप लोअर एल्डिहाइड व लोअर फैटी एसिड्स बनते हैं। ये लोअर फैटी एसिड और लोअर एल्डिहाइड क्या होते हैं, वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए उसकी जो वेपर्स हैं वो हमारी नाक तक पहुंचती हैं और हमको उसकी दुर्गंध महसूस होती है। यानी दिस बैड स्मेल इज ड्यू टू दीज एल्डिहाइड्स एंड लोअर फैटी एसिड। इसका कारण क्या होता है कि वायु में एंजाइम लाइपेज होता है जो कि इस फैट्स की हाइड्रोलिसिस को या जल अपघटन को एक्सेलरेट कर देता है या कैटेलाइज कर देता है। अब हम इसको
खराब होने से कैसे रोक सकते हैं? या तो हम उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन ई मिला दें, या हम घी तेल आदि को फ्रिज के अंदर रखें, तो हम उसको खराब होने से बचा सकते हैं। आइए हम इसकी विकृत गंधिता की केमिकल इक्वेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ऑयल लिया है हमने, वही ट्राई ओलिन लिया है। इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड में भी यहाँ हमने अनसैचुरेटेड लिया है, तो ये क्या मिलेगा हमको, ओलेइक एसिड। इस ओलेइक एसिड को हमने यहाँ खोल कर लिख लिया है। ये बीच में डबल बॉन्ड पर यहाँ हाइड्रोलिसिस होगी, बीच में ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एयर व मॉइस्चर की प्रेजेंस में। तो यहाँ O आ जाएगा और यहाँ भी ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये देखिए टूट कर क्या बनेगा, CH3 CH2 7 CHO, और यहाँ CHO CH2 7 COOH। इसको हम कहते हैं पिलार्गोनिक एसिड और इसको हम कहते हैं एजेलाइक एसिड। ये क्या है, लोअर एल्डिहाइड है और ये लोअर फैटी एसिड है। तो ये दोनों वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए इसकी स्मेल हमारी नाक तक पहुंच जाती है।